Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा जो है कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो दो किस्म की हो सकती है, या न्यूमेरिकल हो सकती है या नॉन न्यूमेरिकल हो सकती है। जो नॉन न्यूमेरिकल है वो तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन ही डिस्कस होती है, और जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, और जितनी भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं। अब चूंकि जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है, बहुत बड़ा होता है, बिखरा हुआ होता है, यानी ऐसी फॉर्म में होता है कि हमारे सामने कुछ नहीं पता चल रहा होता कि भी जो है ना ये क्या चीज़ है। सिर्फ फिगर्स लिखे होते हैं, सम टाइम जो है ना कोई ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती कि हम उसे जो है ना वो सॉर्ट आउट कर सकें या उसे हम जो है बेहतर तरीके से देख सकें। तो लिहाजा टॉपिक जो है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका मतलब ये है कि हम डाटे को इस तरह से प्रेजेंट कर लें कि वो इजीली हमें समझ आ सके। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है ये जनरली चार किस्म की होती है। एक है आपके पास क्लासिफिकेशन, दूसरी है टेबुलेशन, तीसरी है ग्राफिकल, चौथी है डायग्रामेटिकल। तो अब चारों को बारी बारी हम जो है डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिस तरह क्लासेस का वर्ड है वहीं से ये ड्राइव्ड है, तो इसका मतलब है कि अगर हम डाटे को ग्रुप्स या क्लासेस में अरेंज कर लें वो क्लासिफिकेशन कहलाएगी। कि डेफिनेशन इसकी ये है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ग्रुप्स या क्लासेस का मतलब ये है कि सपोज मैंने एक जर्नल फॉर्म में जो है ना डाटे को प्रेजेंट किया है कि हमारे पास जो एज ग्रुप है 0 से 4 तक, इसमें 2% है, और 5 से लेकर 9 तक वाले इस ग्रुप के अंदर मेरे पास 7% है। उसके बाद 10 से लेकर 14 तक वो जो है 4% है। उसके बाद 15 से 19 तक वाला वो 1% है। इसका मतलब जो एज ग्रुप है 0 से 19 के दरमियान, हमने किसी एरिया में सपोज गए थे, वहाँ पर जाकर हमने 0 से लेकर 19 तक वाले एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके हमने नोट कर लिया। अब जब नोट करके हमने आए तो हमारे पास जो वो स्कैटर्ड था, हमें नहीं पता था कि भी जो है ना ये कैसी फॉर्म में है, वो समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो हमने जो है ना उनके ग्रुप्स बना लिए। इनको ग्रुप्स या क्लासेस कहते हैं। ये जो ग्रुप्स या क्लासेस हैं इनमें सारे के सारे ये वाली जो है ये छोटी वैल्यू, इस ग्रुप की छोटी वैल्यू या इस क्लास की छोटी वैल्यू ये वाली कहलाती है, और ये वाली बड़ी वैल्यू कहलाती है। इसी तरह ये स्मॉलर, ये ग्रेटर, ये स्मॉलर, ये ग्रेटर, ये स्मॉलर, ये ग्रेटर। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 4 ईयर तक वाले जो लोग हैं या बच्चे हैं वो 2 हैं। फिर इसी तरह 5 ईयर से लेकर 9 ईयर तक वाले वो 7 हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये इसके दरमियान ये जो डैश हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 एंड 4 ही है, इसका मतलब है 0 भी 1 2 3 4 तक जो है इसमें शामिल है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स या क्लास। तो इस ग्रुप में या क्लास में 2 लोग हैं, इस ग्रुप या क्लास में 7 हैं, फिर 4 हैं, फिर 1। यानी इस ग्रुप के अंदर के 0 to 4 ईयर तक वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 5 से 9 तक वाले 7 हैं, 10 से लेकर 14 तक वाले 4 हैं, 15 से 19 वाले 1 हैं। इसका मतलब ये 4 ग्रुप में इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। क्लियर? तो हमारे पास नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन के बाद है टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या है कि अगर हम रोज एंड कॉलम में इसे अरेंज कर लें, यानी कोई भी डाटा है, ये तो ग्रुप्स या क्लासेस में था ना, अगर हम रोज एंड कॉलम में इसे अरेंज कर लें कि प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा
into rows and columns is called tabulation। तो रोज एंड कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है, जैसे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो आपका टाइम टेबल है। टाइम टेबल में क्या होता है, इधर नंबर ऑफ लेक्चर्स चल रहे हैं, इधर नंबर ऑफ डेज हैं। तो ये अगर गौर करें तो ये आपके पास जो है वो रोज चल रही होती हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो कॉलम चल रहे होते हैं, ये आपके पास लेक्चर्स हैं। कि फ़र्ज करें आपके पास ये फर्स्ट लेक्चर, सपोज दिन जो है वो आपके पास डे जो है मंडे है, मंडे को फर्स्ट लेक्चर कौन सा है, फिर मंडे को सेकंड लेक्चर कौन सा है, फिर थर्ड कौन सा है। तो ये देखिए ये आपके पास रो की सूरत में चल रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये कॉलम चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम रोज एंड कॉलम में अरेंज कर लें डाटा को तो उसे टेबुलेशन कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने ये टाइम टेबल का है, तो इसका मतलब है ये जो टेबल वर्ड है ये हमेशा रोज एंड कॉलम में होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है टेबुलेशन के बाद अगले बोर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, जहां हम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। लेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट किस चीज का है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के पहले दो पॉइंट, एक क्लासिफिकेशन था, दूसरा टेबुलेशन था। अब थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम डाटे को ग्राफ्स की सूरत में शो कर दें तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। इफ डाटा प्रेजेंट्स इन ग्राफ्स देन इट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हिस्टोरीग्राम, हिस्टोरीग्राम का कंसेप्ट ये होता है कि हिस्ट्री के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, टाइम ऑफ अकरेंस के लिहाज से हिस्टोरीग्राम है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं, यानी ये डिफरेंट जो है वो ग्राफ्स हैं। तो लिहाजा अगर हम डाटे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। नंबर 4 डायग्रामेटिकल, जिनको चार्ट्स भी कहते हैं। यानी फोर्थ मेथड या वे टू प्रेजेंट द डाटा या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डायग्रामेटिकल चार्ट्स या चार्ट्स। डायग्राम क्या चीज है कि अगर हम कोई फिगर बना दें, जैसे कोई स्केयर बना के उसके अंदर हम जो है वो कोई चीजें शो कर दें, या एक सर्कल ड्रा करें, सर्कल के अंदर जो है हम उनके सेक्टर बना के मेंशन कर दें, तो वो हमारे पास डायग्राम्स बन जाती हैं। या कुछ चार्ट्स होते हैं, कभी आपने देखे होंगे कि जो है ना आपके पास ग्राफ की तरह ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना होता है, लेकिन बार्स सी बनी होती हैं। जैसे सपोज मैं ये कह लेता हूं कि जी आपके पास इस तरह बार्स बनी हुई नजर आएंगी, तो ये जो है ये चार्ट्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास बार चार्ट्स कहलाते हैं। अगर सर्कल में कर देंगे तो पाई चार्ट्स वगैरह है। तो लिहाजा अगर हम डाटे को प्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स की सूरत में, दैट इज कॉल्ड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है जी। अब हम चलेंगे वापस, जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन का, कि क्लासिफिकेशन में हमने ग्रुप्स एंड क्लासेस जो है वो उसमें तरतीब देना है डाटे को। तो हम जो है इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर लें। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि डाटा हमारे पास जो है वो स्कैटर्ड है, तो सबसे पहले हमने डिसाइड ये करना है कि वो जो डाटा हमारे पास आया है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। अब हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस को दोबारा डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा कैसे होता है। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम मूव करेंगे। लें जी, हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट डाटा को। डिस्क्रीट डाटा का मतलब ये है कि ऐसा डाटा जो हमारे पास काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं इन अ क्लास, नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ एरिया, पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो काउंट की जाती है वो तादाद में होती है। तो कोई भी डाटा जो अगर आपके पास काउंटेबल फॉर्म में होगा तो उसे डिस्क्रीट डाटा कहा जाएगा।
और डिस्क्रीट डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीक़ेकार वो ये है कि आपने पूरे डाटे में से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देख लेनी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक रेंज बन जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम से हम जो शुरू होकर मैक्सिमम तक जो है वो एक रेंज डेवलप कर लेंगे। कि सपोज मैंने एक ये एग्जांपल दी है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स बाय 30 टाइपिस्ट इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। के 30 टाइपिस्ट हैं, उनका एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, उस टेस्ट की बेस पर उनको कोई ना कोई जो है टाइप करने को दिया गया और उनकी मिस्टेक्स निकली हैं कि वो मिस्टेक्स 30 टाइपिस्ट की किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 0 है, 5 है, 8 है, 4 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, फिर मिनिमम वैल्यू देख लेंगे। अब जैसे हमारे पास पूरे डाटे में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये नंबर ऑफ मिस्टेक है तो ये माइनस नहीं हो सकती, तो कम से कम 0 होगा। सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, 0 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि तादाद है, तादाद जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो नंबर ऑफ मिस्टेक है तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लें तो ये 10 हमारे पास है। इसका मतलब है जो टाइपिस्ट की जो मिस्टेक्स हैं वो 0 से लेकर 10 तक मूव कर रही हैं। अच्छा, इनमें अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ मिस्टेक को एक कॉलम बना लेते हैं हम। वो कहां से लेकर शुरू हो रहा है, वो 0 से शुरू हो रहा है और 10 तक चलेगा। इसका मतलब है कि कोई मिस्टेक जो है वो पॉइंटों में तो नहीं हो सकती ना, यानी 1.5 1.3 वगैरह नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है पहली मिस्टेक 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 10 तक। 10 से ज्यादा भी नहीं है, 0 से छोटी भी नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ मिस्टेक का कॉलम बन गया। अब हम करेंगे टैली, जिन्हें हम टैली मार्क्स भी कहते हैं, सिंपल टैलीज भी कहते हैं। अब टैली मार्क्स कैसे करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे डाटे में 0 कितनी मरतबा मौजूद है। 1 मरतबा मौजूद है तो 1 लाइन लगा दी। पूरे डाटे में हमारे पास अगर देखेंगे तो सिर्फ ये 0 मौजूद है। अच्छा, 1 कितनी मरतबा मौजूद है, पूरे डाटे में ऑब्जर्व करें तो ये 1 पड़ा हुआ है। उसके बाद 2 देखें कितनी मरतबा है, 2 हमारे पास एक तो ये 2 पड़ा हुआ है, एक ये 2 है और एक ये 2 है, 3 टाइम है। इसी तरह 3 को देखें, वो भी हमारे पास 3 टाइम है, 3 टाइम, एक ये 3 है, एक ये है और एक ये है। फिर 4 देखें, 4 कितनी मरतबा है, 1 टाइम, फिर उसके बाद 2 टाइम, फिर 3 टाइम, 4 भी 3 टाइम हो गया। फिर 5 को देखें, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्या करने, जिस तरह हमने 0 का 1 एक लिख दिया, एक लिखा नहीं, एक नहीं है, ये एक सीधी लाइन लगानी है। 2 के लिए 1 के लिए भी, फिर 2 के लिए 3 लाइंस लगाई, 3 के लिए 3 लाइंस लगाई, 4 के लिए 3 लाइंस लगाई। अब 5 आ गया, 5 का काउंट हमने चेक किया, वो 7 है। तो टैली मार्क्स के लिए तरीकेकार ये होता है कि एक हो तो एक लाइन, ये दूसरी 2 हो तो 2, 3 हो जाए 3, 4 हो जाए 4, 5 हो जाए तो हमने इसे कट कर देना। ये इसलिए किया जाता है कि ये 5 जब काउंट किया जाता है तो वो इजीली हम जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने किया कि 7 थे तो 5 आ गया, 5 के बाद फिर ये 6, 7, अगर फर्ज करें 10 होते तो ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला 10 बन जाता। क्लियर? अब 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5 का एक कट आ गया। फिर उसके बाद ये 6 और 7, इसका मतलब है 5 के हमने काउंट किए थे, 7 थे। उसके बाद 6 को चेक करें,
6 1 2 3 और ये 4, इसका मतलब 6 के हमने 4 लगा लिए। फिर 7 देखें कितनी मरतबा है, 7 है हमारे पास 1 और 2, इसका मतलब है 7 के 2 हैं। फिर 8 हमारे पास 1, ये 2 और ये 3, तो 3 लग गए। फिर उसके बाद 9 के 9 जो है एक 1 9 2, इसका मतलब 9 की 2 बार्स लग गई। फिर उसके बाद 10 की जो है वो एक ही बार हमारे पास है, 10 यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब 10 की एक बार। अब इन टैली मार्क्स को हम काउंट कर लेंगे, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो इसका मतलब है 1 का 1, ये भी एक है, इनको काउंट कर लें 3, इनको काउंट कर लें 3, इनको काउंट कर लें 3, इनको काउंट कर लें 7, इनको काउंट कर लें 4 और ये 2, फिर 3, फिर 2 और 1। अगर हम इनको टोटल करें तो ये रिजल्ट आएगा 30। वो 30 कौन सा है, वो ये वाला कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो हुई थी। अगर ये वाला टोटल इससे डिफरेंट होता तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई एक वैल्यू हमारी मिस हो गई हुई है या ज़्यादा लग गई हुई है। तो जब चूंकि हमने देखा इसका टोटल किया तो वो हमारे पास 30 ही है, इसका मतलब है कि वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो जितनी थी उतनी ही रही। अब नंबर ऑफ मिस्टेक जो ये वाला कॉलम था, इस पे मैं वापस आता हूं। तो ये वाला आपके पास जो है नंबर ऑफ मिस्टेक का जो कॉलम है, इसके साथ हमने टैली मार्क्स बनाए, टैली मार्क्स बनने के बाद फ्रीक्वेंसी बनी। तो ये तीनों मिलके हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लिखा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली चीज जो थी वो डिस्क्रीट डाटा था। तो वो हमने डिस्क्रीट डाटा को इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि जब आपके पास इस तरह के ये 3 कॉलम्स बन जाएंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी डिस्क्रीट डाटा की। और डिस्क्रीट डाटा में कभी भी ग्रुप नहीं बनते होते, ये हमेशा इसी तरह सीधा नंबर की सूरत में लिखे जाते होते हैं। लेकिन जी होप सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यूस ग्रुप डाटा या कंटिन्यूस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना वो सीखेंगे। और इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।